सेट नंबर 1 वर्ग नवम विषय हिंदी ए। हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गाइड। इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी के मॉडल सेट नंबर 1 बताने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को गद्यांश के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछते हैं आप लोग के एग्जाम में, मैं उन्हें अच्छे तरीका से बनाने के लिए सिखा दूंगा, जिससे कि फिर आप लोग को एग्जामिनेशन में कभी भी दिक्कत नहीं आएंगी और आप लोग अपने अच्छे स्कोर कर पाइएगा और आप लोग का रिजल्ट कार्ड भी बहुत ही बेहतरीन देखने में लगेगा कि आप लोग का स्कोर है वह भी बहुत अच्छा है। और मैं आप लोगों को जितने भी मॉडल सेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं उन्हें आप लोगों को एक एक करके बताते जा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी सोशल साइंस का अपलोड कर दिया हुआ हूं, या आपका हिंदी ये है और साइंस का भी मैंने अपलोड कर दिया हुआ हूं। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उन सभी वीडियो को देखेंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग को मैं बताने वाला हूँ गद्यांश। गद्यांश जो आप लोग को पूछता है, वह आपको कैसे उसको बनाना है और अच्छे तरीका से नंबर लेके आना है। तो पैसेज जो आप लोग को पूछता है, उसको बनाने का नियम मैं आप लोग को पहले बता देता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को उसके जो भी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे उन क्वेश्चनों को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। और क्वेश्चनों को पढ़ने के बाद आप पैसेज को पढ़ेंगे। पैसेज को जब आप फिर आप पढ़ने लगेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद, तो देखेंगे कि आप लोग को पता चलने लगेगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया है। जब आपको पूछ दिया हुआ रहेगा तो आप लोग बहुत ही कम समय में और अच्छे तरीका से उसे ढूंढ पाइएगा अपना आंसर और लिख पाइएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं, अब हम आप लोग को बताते हैं कि कैसे आप लोग को करना है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा कि भारतवर्ष कैसा देश है। तो यह क्वेश्चन हमें पैसेज में खोजना है और उसका आंसर तलाशनी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा है, ये चीज हमें ढूंढनी है। तीसरा चीज ढूंढना है कि साबरबाद का क्या अर्थ होता है, यह हमें पैसेज से ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको देखिए भारतवासी किस पर डटे रहे, यह हमें ढूंढनी है। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ कि हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार की होती रही हैं, ये चीज हमें पैसेज से ढूंढनी है। ओके, तो चलिए चलते हैं, अब हम लोग इसे अच्छे तरीका से ढूंढते हैं इस पैसेज में। तो देखिए, पैसेज लिखा हुआ है कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है। तो देखेंगे कि जब हमें यहाँ पर पढ़े कि भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, यानी हमारा जो भारत देश है, प्यारा भारत देश हमारा जो है, और बहुत ही पुराना देश है। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि भारतवर्ष कैसा देश है, तो इसमें जवाब मिल गया हमारा कि बहुत पुराना देश है। पैसेज के आगे और पढ़ते हैं हम लोग कि उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। ये भी आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो सभ्यता और जो संस्कृति बहुत पुराना है। दुनिया में इससे पुरानी सभ्यता और संस्कृति अभी भी कहीं नहीं है। ओके, भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बहुत बड़ा गर्व है। ये हमें सच में गर्व है हमारी संस्कृति पर। इतनी अच्छी संस्कृति दुनिया में कहीं नहीं है, इसी वजह से हमें बहुत गर्वान्वित महसूस होता है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपनी पुराने रहन सहन और रीति रिवाज को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे। तो हमें इसका जवाब मिल गया, जो कि हमें शायद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में पूछा था कि भारतवासी किस पर डटे रहे, तो हमारी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे। ये बात भी सही है दोस्तों कि हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं, नए नए चीजों का आविष्कार करते रहे और हम लोग नई नई चीजों को अपनाते भी रहे, लेकिन हमारी जो भगवान के प्रति आस्था है, या हमारी जो रहन सहन है, हमारी जो रीति रिवाज है, ये चीज हमने कभी नहीं छोड़ी और हम लोग इसी चीजों पे चलते रहे। ठीक है, और हमारा देश भी अभी देख रहे हैं कि कितनी ऊंची स्तर पर जा रहा है और हमारी इकोनॉमी भी बहुत ही मजबूत अब होती जा रही है। ओके, चलिए आगे पैसेज पढ़ते हैं कि बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। ठीक है, ये हमें देखिए कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है कि भारत देश जो है बहुत लंबे समय तक ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। यानी देखिए, जिस तरह से दुनिया अलग अलग चीजों से नास्तिक होते चले गए, भगवान को नहीं मानने लगे, नए नए धर्मों को अपने अपनाते चले गए, लेकिन भारत देश में नए नए धर्मों को भी अपनाते चले गए, लेकिन पूरी तरह से अपनी जो संस्कृति थी उस पे डटे रहे। ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं। हवाई जहाज की सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली यात्राएं होती रही। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन का जवाब मिल जाता है कि हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थयात्री किस प्रकार की होती रही, तो कैसे होती रही, तो पैदल चलकर जो तीर्थ यात्राएं होती हैं वह होती रही। ठीक है, आगे चलते हैं कि 5 नक्षत्र वाले होटलों में साबरबाद की सुविधाओं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का
दौर चलता ही रहा। साबरबाद का हम लोग का अर्थ पूछा था। साबरबाद का मतलब होता है झरना स्नान दोस्तों। कि देखिएगा जब भी बड़े-बड़े होटल जाइएगा ना, तो उसमें क्या होता है कि हमें स्नान करने के लिए वहाँ पर डब्बे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिक हम नल जिस तरह से घुमाते हैं उस तरह नल घुमाना है और झरने के जैसा उसमें पानी गिरने लगेगा और बहुत ही अच्छा लगता है स्नान करने में। ओके, तो हमारा पाँचों क्वेश्चनों का जवाब मिल गया, लेकिन फिर भी हम लोग अच्छे से पैसेज को समझते हैं। ठीक है, इतना हो गया। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाओं के पीछे भाग रहे थे, तब भी भारतवासी को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। देख रहे हैं ना, पूरा जो अलग अलग चीजें जो देशवासी लोग थे दूसरे देशवासी से, या हमारे देशवासी भी लोग जो थे, वह आविष्कारों और उन्नति के माध्यम से आगे बढ़ते रहे, लेकिन फिर भी हमारे भारतवासी लोग जो थे अपने रीति रिवाज रहन सहन पर पूरी तरह से विश्वास था कि हमारा रहन सहन है वह बहुत ही बेहतरीन है। ओके, चलिए चलते हैं। अब हमें दूसरा चीज में क्या चीज दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश, यहाँ पर भी आप लोग को गद्यांश ही पूछा है, तो पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प को चुनना है। ओके, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखा है कि गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, तो इसका हमें जवाब ढूंढना है। ओके, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है, इसका जवाब ढूंढना है। और 7 नंबर का गाछ वृक्ष से क्या नहीं होते, तो वृक्ष के क्या नहीं होते ये हमें ढूंढना है। चौथा नंबर 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि गाछ वृक्ष किस प्रकार किसके द्वारा माटी से सरपान करते हैं, यह हमें ढूंढना है। पेड़ कब मर जाता है, यह हमें ढूंढनी है। और 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है कि पेड़ के शरीर में रस का संचार से होता है, या हमें इस पैसेज के माध्यम से ढूंढना है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को पैसेज दिखा देता हूं। अगर मैं ज्यादा इस तरह से समझाता रहा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि बोरिंग लगने लगेगा आप लोग को। तो अच्छी तरीके से इस पैसेज को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो मैं सिर्फ आप लोग को जवाब बता देता हूँ। ठीक है, तो गाछ वृक्ष का जो अर्थ होता है वह होता है पेड़ पौधे। ठीक है, पैसेज में आपको मिल जाएंगे। गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते, तो गाछ वृक्ष के दांत नहीं होते। गाछ वृक्ष के द्वारा माटी से रसपान करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं, तो जड़ के द्वारा करते हैं। पेड़ कब मर जाता है, तो पेड़ जो है जब पानी नहीं मिलता है तब पेड़ क्या हो जाता है, मर जाता है। पेड़ के शरीर में रस का संचार किस से होता है, तो किससे होता है, तो माटी से होता है। ठीक है, अगर उसमें रस का संचार हो रहा है तो माटी है तभी उसमें उसके संचार होगा, ये ध्यान रखेंगे। अब आपका इंपॉर्टेंट चीजें आ गई लेटर। लेटर को कैसे आपको बनाना इसमें अच्छी तरीके से पहले समझिए। लेटर को पहले आप लोग रीड आउट कर लो, बस अच्छी तरीके से पहले रीड करो। रीड करने के बाद जो ऑप्शंस दिए गए उन्हीं में से आपका एक ऑप्शन राइट है, जो कि आपको सही भी होगा। पहले पढ़िए क्वेश्चन क्या दिया कि नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थान को सही विकल्प द्वारा भरें। मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा मिला, तो तुम्हारा क्या मिला, तो जब भी आप लेटर देखें तुम्हारा पत्र मिला तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। खुशी हुई तुम वाद विवाद में प्रथम आए हो, तो वाद विवाद में क्या चीज आए, तो वाद विवाद प्रतियोगिता में तुम प्रथम आए हो। मैं क्या बोल नहीं होगा, कह हो जाएगा। मैं कह नहीं सकता कि कितना खुश हूं, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य क्या हो जाएगा, तो क्रियाकलाप में भाग लेते रहो। इससे तुम्हें उससे तुम्हें क्या होगा, बहुत फायदा होगा। अब प्रणतांत करता हूं, तुम्हारा अभिन्न मित्र अनुराग। ओके, ये सभी का आपको जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से आप लोगों को पढ़ पढ़ के सबका अच्छे से जवाब देना है। अब देखते हैं हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने, यानी 16 से लेकर 25 तक हमें सही इसका जवाब देना है, जो कि ग्रामर के सवाल है। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो विद्वान का जो सही स्त्रीलिंग रूप जो होता है वह होता है आपका विदुषी। ओके, ये जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको जरूर दिमाग में आप लोग अपना बैठा के रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक का बहुवचन होगा, एक का जो बहुवचन हो जाएगा आपको अनेक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा, तो विद्वान का जो सही रूप हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, विद्वानी हो जाएगा। ओके, कहीं आप लोग गलत टिक ना कर दें, इसे मैंने इसका गलत आंसर हो गया। ठीक है, आपका जो बुकलेट दिया हुआ है उसमें गलत दिया हुआ है, लेकिन इसमें विद्वानी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या लिखा हुआ है कि इनमें से संख्यात्मक विशेषण कौन है, तो इनमें से जो संख्यात्मक विशेषण है वह हो जाएगा 4 आदमी, आपका संख्यात्मक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 19, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के जो भेद होते हैं वह 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से आंख का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो आंख का जो पर्यायवाची है वह नासिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है, तो ने चिन्ह का जो प्रयोग है वह कर्ता में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22,
कमर कसना मुहावरे का अर्थ होता है। कमर कसना का मुहावरे का सही जो अर्थ होता है वह होता है तैयार होना। गालियां तो खाली जगह बच्चे देते हैं, तो गालियां जो है गंदे बच्चे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह संयुक्त वाक्य है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, इसीलिए आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग नहीं भूलेंगे, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जरूर चेक करेंगे। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर अवेलेबल करा के रखा हूं, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, आदर का सही विलोम क्या होगा? तो आदर का जो सही विलोम होगा निरादर। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से आप लोग को सवाल पूछेगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प को चुने, है ना। यानी प्रश्न संख्या 26 से लेकर 40 तक आप लोग का अब पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछने वाली है। क्वेश्चन नंबर 26, दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है, तो दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या होता है? तो हीरा और मोती होता है। क्वेश्चन नंबर 27, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है, तो लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है राहुल सांकृत्यान। ओके। क्वेश्चन नंबर 28, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो मेरे बचपन के दिन एक संस्मरण टाइप का पाठ है। क्वेश्चन नंबर 29, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो है उपभोक्तावाद की संस्कृति का एक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन है? तो इनमें से जो भी आपके दिए हुए तो कौन है, ये हमें जवाब देना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई इसके राइट है। क्वेश्चन नंबर 31, किसको सब श्वासों के श्वास में कहा गया है? तो ईश्वर को सभी के श्वासों की श्वास में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 32, कवि रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते हैं? तो कवि रस खान जी जो है वह कृष्ण की भक्ति में लीन रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे रहते हैं? तो कवि माखनलाल जो चतुर्वेदी हैं वह जेल में उदास रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ग्राम श्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है? तो ग्राम श्री कविता में जो है शिशिर ऋतु का वर्णन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 35, हरा ठिगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है? तो यह जो इसका वर्णन जो हुआ है वह चंद्र गहना से लौटती बेर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम है। रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। सभी ये चीजें आप लोग जरूर याद करते जाइएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 37, मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया जाता है? तो मृत्यु का तरल दूत बाढ़ को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, माटी वाली कहानी में किस समस्या पर प्रकाश डाला गया है? तो माटी वाली कहानी में जो है वह है विस्थापन। विस्थापन का जो है समस्या का प्रकाश डाला गया हुआ है। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, रीढ़ की हड्डी पाठ में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या है या नाम है? तो उमा है। ओके। क्वेश्चन नंबर 40, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो पटना शहर का वर्णन किया गया हुआ है। अगर वीडियो आप लोग को इंफॉर्मेटिव लगा और पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।